हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे अजय कुमार टेक सेवा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम आज जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हम एनजीओ के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम एनजीओ से रिलेटेड समस्त प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि आप एक एनजीओ बनाना चाहते हैं या एनजीओ हैं या एनजीओ बनाने का सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि हमारे एक व्यक्तिगत जीवन में एनजीओ का कितना महत्व है और हमारे एक व्यक्तिगत करियर को हम किस प्रकार से एक जॉब वाले करियर से बेहतर बना सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखें इस पूरे वीडियो को और समझें कि एनजीओ कैसे बनता है और कहाँ से इसमें फंडिंग होती है और किस प्रकार से हम इसको बनाकर एक खुद का भविष्य और हम समाज सेवा करके अन्य लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं और उनके लिए किस प्रकार से हम एक लोकप्रियता के रूप में और अपनी एक लोकप्रियता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें और किस प्रकार से आप इसके लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि एनजीओ लोग क्यों बनाएं। तो हमारा एक जवाब है कि एनजीओ जब भी कोई व्यक्ति बनाता है तो एक सबसे पहले मुख्य उद्देश्य होता है कि उसका समाज सेवा करना। लेकिन समाज सेवा करने के साथ साथ और भी कई कारण होते हैं जो लोग अब एनजीओ को बनाते हैं। तो उनके लिए मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जा रहा हूं और आप उसको समझें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि समाज सेवा एक व्यक्तिगत समाज सेवा एक व्यवस्थित कानूनी और दीर्घकालीन रूप देने के लिए समाज सेवा के लिए एक व्यक्तिगत रूप न होकर एक कानूनी रूप से यदि सेवा की जाए और एक दीर्घकालीन समय के लिए की जाती है। जैसे आप एनजीओ रजिस्टर करवा लेते हैं तो आप एक व्यक्तिगत रूप से नहीं, एक कानूनी रूप से एक कानून की इकाई बनकर आप लोगों की सेवा करते हैं। उसका आपको क्या फ़ायदा होता है, तो इसके लिए बने रहें हमारे साथ लास्ट तक। तो हम इसके बारे में बताएंगे कि आपका क्या फ़ायदा होता है। तो इसमें संस्थागत परिवर्तन का मार्ग। तो एनजीओ बनाने के पीछे 5 अति महत्वपूर्ण स्तंभ या कारण होते हैं जो आपकी समाज सेवा को नई दिशा देंगे। तो जो मुख्य 5 कारण हैं जिनके कारण से एनजीओ का गठन होता है और ये हमारे भारतीय संविधान के अनुसार भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग है जो हमें एक समाज सेवा के लिए या एनजीओ के द्वारा हम ग्रामीण विकास या अन्य प्रकार की सुविधाएं कैसे रूरल क्षेत्र में या कमजोर वर्ग की मदद के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आता है हमारा सामाजिक प्रभाव और कानूनी पहचान। नंबर 3 पर आता है फंड एवं डोनेशन और हमारा 4 नंबर पर आता है टैक्स में छूट। 5 नंबर पर आता है मजबूत टीम। तो मजबूत टीम, तो हम इनके बारे में आप देख सकते हैं विवरण दिया हुआ है कि जैसे समस्याओं का ज़मीनी समाधान और समाज के वंचित वर्गों का वास्तविक सशक्तिकरण करना। तो इसके बारे में हम नीचे बात करेंगे। और हमारा 2 पर जो कानूनी पहचान है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत सेवा को संस्थागत रूप देकर और सरकार में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाएं। तो जैसे यदि आप व्यक्तिगत रूप से किसी की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, तो उसमें आपकी थोड़ी विश्वसनीयता और चर्चा और लोकप्रियता एक सीमित होती है। और यदि आप किसी एनजीओ के थ्रू मदद करते हैं तो आप आपकी जो लोकप्रियता है वो आपकी अधिक चर्चा में रहती है और ये एक व्यक्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक समय है जिसका वो उपयोग अपने लिए कर सकता है। जो महत्वपूर्ण जो लोकप्रियता उसके लिए जो प्राप्त होती है, तो लोगों के दिल में उसकी जो जगह बनती है उसका एक अलग ही उसके लिए उस पर सामाजिक प्रभाव पड़ता है। तो नंबर 3 पर जो हमारा है फंड एवं डोनेशन। तो एनजीओ जब भी बनता है तो आप यदि अच्छे से कार्य करते हैं तो इसमें जो डोनेशन प्राप्त होता है, तो हमारा एक जो विशाल कॉर्पोरेट
CSR ग्रांट्स और सरकारी योजनाओं के जरिए वित्तीय संसाधन जुटाना। तो हमें सरकारी योजना के थ्रू भी NGO के लिए ग्रांट मिलता है, डोनेशन मिलता है। तो इस प्रकार से हमें प्राइवेट और सरकारी भी हमें डोनेशन मिलता है। और जो हमारा 4 नंबर का है, तो ये हमारे लिए जब NGO के लिए कहीं से डोनेशन मिलता है या ग्रांट मिलता है, तो उनके लिए ये 2 महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है, 12A और 18J। तो जो 12A जो हमारा पहला वाला सर्टिफिकेट है, तो ये 12A के 18J के तहत संस्था को टैक्स मुक्त और दानदाताओं को टैक्स में बड़ी राहत दिलाना है। तो इसके बारे में भी हम नीचे बात करेंगे। और जैसे हमारी एक मजबूत टीम, तो समान विचारधारा वाले लोगों को और वॉलंटियर्स को जोड़कर एक पारदर्शी सिस्टम तैयार करना। तो सबसे पहले जब भी हम एक NGO का गठन करते हैं, तो हमारे लिए कुछ सदस्यों की ज़रूरत होती है। तो हम किस प्रकार से इनको वो करते हैं, तो हमें किस प्रकार के इसमें किस मानसिकता के लोगों को जोड़ना चाहिए, जो मतलब एक समाज सेवा का मानसिकता रखते हों, समाज सेवा का भाव रखते हों। तो उनके लिए हमें अपने NGO में शामिल करना चाहिए, अपने ट्रस्ट में करना चाहिए। जिस प्रकार का आपका NGO, तो उसमें आप उनको शामिल कर सकते हैं। तो हमारा जो मुख्य बिंदु है सामाजिक प्रभाव और विकास। तो क्या समाज सेवा केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित रहनी चाहिए? तो जैसे इसमें बताया गया, तो यदि आप चाहते हैं कि समाज सेवा एक व्यक्तिगत रूप से नहीं, यदि एक कानूनी इकाई बनकर यदि समाज सेवा की जा सकती है, तो यह एक सबसे अच्छा विकल्प है, ताकि आप जो भी समाज सेवा करें तो आपकी लोकप्रियता बढ़े। तो एक अच्छा प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर और लोगों पर। आप किसी के पास किसी चीज़ का प्रस्ताव रखते हैं, तो उनको लगेगा कि हाँ, ये कहीं से आए हैं, इस संगठन से आए हैं। तो एक आदमी को एक विश्वास करने में या उसको समझाने में ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा सवाल जवाब ना हो। इस प्रकार से हमको एक संगठन के साथ काम करना चाहिए, ताकि संगठन की बात हर कोई आसानी से समझ में आ जाती है। तो हमारा जो सामाजिक बदलाव है, तो उसके जो मुख्य 3 भाग हैं, तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, समानता एवं सशक्तिकरण और समग्र ग्रामीण विकास। तो ये हमारे इनको 3 भागों में बांट कर समझाया गया है। तो आप समझ सकते हैं इनके बारे में कि शिक्षा और स्वास्थ्य, तो गांव के जैसे आप देख सकते हैं, गांव और पिछड़े इलाकों में बुनियादी शिक्षा, बाल विकास और स्वास्थ्य शिविरों का सफल आयोजन होना। जैसे आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर स्वास्थ्य और शिक्षा की एक जो कमज़ोर स्थिति है, उसको सुधारने के लिए एक NGO का एक मुख्य काम होता है। समानता व सशक्तिकरण, अनाथ बच्चों, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लिए आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार के लिए प्रोत्साहन करना, जैसे गाँवों में दूध उत्पादन के लिए प्रेरित करना, डेयरी खुलवाना। तो इस प्रकार से उनके लिए प्रेरित करना। तो इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। और वीडियो है मतलब जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक मैंने भी अपना NGO बनाया है और उसको एक ग्रामीण क्षेत्र पर, एक ग्राउंड लेवल पर किस प्रकार से मैं काम कर रहा हूँ, किस प्रकार से हमने उसको ग्राउंड लेवल पर उतारा है, तो हमने किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया, तो इसके बारे में बताऊँगा। समग्र ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण। तो इस पर आप देख सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण एंड ग्रामीण आजीविका के नए अवसरों का जमीनी स्तर पर सृजन करना, रोजगार की व्यवस्था करना। तो एक NGO का मुख्य काम है। तो कानूनी पहचान और विश्वसनीयता, तो इसके बारे में देखेंगे। एक स्वतंत्र संस्थागत इकाई के रूप में व्यवस्थित होने का महत्व। तो जब भी आप एक NGO बनाते हैं, तो ये उसकी कुछ संरचना होती है, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसके कुछ
नियम होते हैं। तो हम जैसे देख सकते हैं पैरामीटर के अनुसार ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी। तो इसमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं, तो जैसे आप यदि एक ट्रस्ट बनाते हैं तो आप के लिए भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हम, और इसमें सदस्य 2 होते हैं और भौगोलिक क्षेत्र राज्य स्तर पर होता है, कार्य क्षेत्र राज्य स्तर पर होता है इसका, और प्रशासनिक नियंत्रण सब रजिस्ट्रार कार्यालय और विश्वसनीयता सामान्य होती है। और जब हम सोसाइटी जिसकी हम बात कर रहे हैं तो ये हमारी अधिनियम 1860 के अंतर्गत रजिस्टर होती है। इसमें 7 सदस्य होना जरूरी है और राज्य स्तर तक ही सीमित रहती है। यह जिस प्रदेश में एनजीओ बनता है उसी प्रदेश में काम करती है, उसी प्रदेश के सभी जिलों में काम करती है, ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है। और रजिस्ट्रार तो राज्य रजिस्ट्रार द्वारा होती है ये। और ये ट्रस्ट का जो विश्वसनीयता है इसकी जो मध्यम है, तो ये ट्रस्ट के मुकाबले सोसाइटी पर विश्वसनीयता मीडियम है। और जैसे सेक्शन 8 कंपनी है तो आप इसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अधिनियम 2013 के अंतर्गत 2 निवेशक होने चाहिए। और राष्ट्रीय व्यापी ये जो कोई भी कंपनी बनती है प्राइवेट लिमिटेड जो MCA केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, तो ये पूरे राष्ट्र में काम करती है और अंतर्राष्ट्रीय में भी कार्य करती है। तो ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से बहुत बड़ा इसका क्राइटेरिया होता है और ये हर जगह कार्य कर सकती है। और इसकी जो विश्वसनीयता है जो सर्वाधिक होती है। और ये कानूनी दर्जा और समाज का असर, तो आप इसमें देखते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के समाज सेवा एक व्यक्तिगत प्रयास है, जबकि एनजीओ को एक स्वतंत्र कानूनी इकाई का दर्जा प्राप्त है। तो यदि हम समाज सेवा एक एनजीओ के थ्रू करते हैं तो एक ज़्यादा प्रभावशाली कार्य है, समाज में अपना एक प्रभावशाली कार्य रहता है और एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक हम व्यक्तिगत रूप से ना होकर एक किसी संस्था एनजीओ के थ्रू यदि समाज सेवा करते हैं तो इसका एक अलग प्रभाव होता है। और इससे समाज, सरकार, दानदाताओं और स्थानीय प्रशासन में आपकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ती जाती है। यदि आप अच्छा काम करते हैं और किसी भी प्रकार की कोई आपकी शिकायत नहीं रहती है तो आप के लिए सरकारी काम और सरकारी दफ्तरों में एक आपकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है और काम भी मिलते हैं इसमें। और आप अपनी संस्था के नाम पर बैंक खाता खोल सकते हैं। तो एक एनजीओ जब भी आप बनाते हैं तो आपका एक एनजीओ का खाता होना चाहिए और सभी एनजीओ का खाता होता है। वो खाता खुलवाएं तो आप करेंट अकाउंट खुलवाएं। संस्था का संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं, तो संस्था के नाम पर जमीन भी आ सकती है, पैसा भी आ सकता है संस्था के नाम पर, किसी प्रकार की संपत्ति का प्रबंधन हो सकता है, कर सकते हैं। यह ये सबसे लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है, यह टीम को एक साझा मिशन और कानून सुरक्षा के अंदर का काम करने का संगठनात्मक शक्ति प्रदान करें। तो जितने हमारे सदस्य हैं तो उनके लिए भी आप एक उनके नियम, उनका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि किसका क्या काम रहेगा और उसके अंतर्गत वे अपने संगठन में शक्ति प्रदान कर सकते हैं, अपनी मेहनत से काम करें। और जो हमने बताया था आपके लिए जी 18G और 12A का जो रजिस्ट्रेशन है, जो हमारा सर्टिफिकेट है जी, 12A का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो सर्टिफिकेट होता है हमारा, तो ये सोसाइटी को, तो आपके लिए जैसे हम बता दें कि इस सर्टिफिकेट के प्राप्त होने पर एनजीओ को सामाजिक गतिविधियों से होने वाले समस्त आय को कर मुक्त कर दिया जाता है। किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। कहीं से आय होती है एनजीओ की, चाहे डोनेशन के माध्यम से हो या कहीं से भी हो, तो इसमें 12A का सर्टिफिकेट होता है तो आपके लिए इसमें टैक्स नहीं देना पड़ता है। इससे आपकी संस्था को प्राप्त होने वाला संपूर्ण फंड सीधे बिना किसी कटौती के जन कल्याण में
के कार्यों में खर्च किया जा सकता है। और 18G का जो सर्टिफिकेट होता है तो इसमें देख सकते हैं आपके इसके तहत दानदाताओं को उनके द्वारा दिए गए दान की राशि 50% तक की प्रत्यक्ष आयकर छूट टैक्स डिडक्शन प्राप्त होती है। यह प्रमाण पत्र बड़े दानदाताओं, नीति निर्माताओं और कॉर्पोरेट्स को दान देने के लिए प्रोत्साहित करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। कॉर्पोरेट फंडिंग CSR का बड़ा अवसर। तो बड़ी कंपनियों की कानूनी बाध्यता। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि बड़ी कंपनियों को डोनेशन क्यों देना पड़ता है और वो NGO को डोनेशन देती हैं। तो आप यदि एक NGO बना लेते हैं और आप अच्छा काम करते हैं तो आपके लिए ये कोई भी अच्छी CRS कंपनी आपके लिए डोनेशन देने को मना नहीं करती है, लेकिन आप जो भी काम करें ग्राउंड लेवल पर करें और अपने एक ईमानदारी से ट्रस्ट के साथ काम करें। तो जैसे हम देखते हैं भारत में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बड़ी कंपनियों को अपने 3 साल के औसत शुद्ध लाभ का 2% CRS के रूप में सामाजिक कार्यों में खर्च करना पड़ता है। तो सामाजिक कार्यों में खर्च करना पड़ता है तो वो सामाजिक कार्य के लिए किसी NGO को ही चुनते हैं। तो यह विशाल फंड केवल मान्यता प्राप्त CRS पोर्टल पर पंजीकृत सक्रिय NGO को ही आवंटित किया जा सकता है। तो जैसे उनका एक CRS पोर्टल होता है, उस पर जो भी NGO उनको लगता है कि ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए वो डोनेशन कर देते हैं। तो उचित पंजीकरण आपकी संस्था को बड़े कॉर्पोरेट्स ग्रांट्स का सीधा हकदार बनाता है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और मैं जितना बन रहा हूँ तो आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है, मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा हो सकता है आपको बेहतरीन तरीके से ना समझा सकूँ शब्दों के भाव से, लेकिन इसमें जो प्रेजेंटेशन है आप इसको देख कर भी समझ सकते हैं। तो हमारा जो 5वां बिंदु है तो एक मजबूत टीम और नेटवर्क, जैसा हमने हमारा शुरू में पढ़ा था। तो इसमें हम देख सकते हैं क्या है, समान विचारधारा वाले लोगों को जोड़कर संगठन का निर्माण करें जो समाज सेवा का भाव रखते हैं, जो समान विचार वाले हैं, जिनको आप जोड़कर संस्था के लिए NGO के लिए आगे ले जा सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों को जोड़ें जो एक सामाजिक प्रभाव रखते हैं, समाज सेवा का एक भाव रखते हैं। तो मजबूत नेटवर्क पर टीम का निर्माण होता है। एक अकेले व्यक्ति के मुकाबले एक संस्था के बैनर तले समान विचारधारा वाले लोग, वॉलंटियर्स और प्रोफेशनल आसानी से जुड़ जाते हैं। आप एक व्यक्ति व्यवस्थित संरचना बनकर अपने मेंबर्स, प्रोजेक्ट और डोनेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे संस्था में पारदर्शिता बनी रहती है। ग्लोबल नेटवर्क और विदेशी फंड्स FCRA, जब हमें विदेश से फंड मिलता है तो उसके लिए हम FCRA बोलते हैं। किस प्रकार से मिलता है, कैसे मिलता है, तो इसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमारी मुख्य बात है कि हम NGO क्यों बनाएं और कैसे बनता है और क्या काम होता है और किस प्रकार से हमारे व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में इसका असर होता है। तो FCRA का लाभ उठाकर संस्था के प्रभाव को और अधिक बड़ा रूप दिया जा सकता है। तो NGO पंजीकरण का चरणबद्ध मार्ग। तो सबसे पहले जब हम NGO का एक रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हमें उसमें क्या करना पड़ा, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जैसे इसमें देखते हैं ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन एड कंपनी में अब से अपने बजट और विजन के अनुसार सही विकल्प का चयन करना चाहिए। तो जैसे हम एक NGO के लिए बता रहे हैं तो आप NGO किस लिए बनता है, तो यदि आपको लगता है कि आप NGO बना सकते हैं, चला सकते हैं और आपके पर्पस के हिसाब से आपकी लोकप्रियता के लिए एक NGO ज़रूरी है, तो आप NGO ही बनाएं, ना कि ट्रस्ट। क्योंकि NGO एक सामाजिक कार्य होता है, ट्रस्ट एक दो लोग मिलकर बनाते हैं, तो उस पर कोई विशेष विश्वसनीयता नहीं रहती उसकी। तो आप यदि सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो NGO ही बनाएं। और जो हमारा दूसरा चरण है, संबंधित प्राधिकरण MCA सब रजिस्ट्रार के पास आवश्यक विलेख व दस्तावेज जमा कर सर्टिफिकेट
प्राप्त करें। सबसे पहले हमारे लिए संस्था के नाम पर नया पैन कार्ड, नया पैन कार्ड बनवाएं और राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाता बने। जब आपका एक NGO रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपके लिए सबसे पहले अपना पैन कार्ड बनवाना है और उसका पहले बैंक अकाउंट खुलवाना है अपनी संस्था का, अपनी NGO का। और आयकर विभाग से आपके लिए 18G और 12A दोनों सर्टिफिकेट बनवाने हैं। लेकिन जो दोनों सर्टिफिकेट ये 3 साल बाद ही संस्था के बनते हैं, NGO के बनते हैं, इससे पहले नहीं बनते हैं। और इसमें जो नीति आयोग जो दर्पण पोर्टल पर है तो इसका रजिस्ट्रेशन आप तुरंत करा सकते हैं, तुरंत इसका हो जाता है। लेकिन जो 18G और 12A है तो इसका रजिस्ट्रेशन कुछ दिन बाद होता है। तो इसमें देख सकते हैं परिवर्तन की ओर बढ़ें। एक नए भविष्य का निर्माण, एक बेहतर कल का निर्माण आज ही एक सही शुरुआत से होता है। चाहे महिला सशक्तिकरण हो या ग्रामीण रोजगार, एक व्यवस्थित NGO आपके सामाजिक विचारों को वास्तविक आंदोलन में बदल सकता है। उचित कानून अनुपालन और स्पष्ट मिशन के साथ आप लाखों जिंदगियों में स्थायी सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपके द्वारा किसी का भला हुआ तो वो आपको ही चाहेगा। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ऐसे लोग हैं जो जिनके लिए कोई पता नहीं है कि किस प्रकार से हम सामाजिक लाभ लें, सरकारी लाभ लें, तो उनकी आप मदद करके आप उनके लिए लोकप्रिय बन सकते हैं। और आने वाले समय में वो आपके लिए ही एक संगठन के रूप में, सहायता के रूप में आपके लिए भी वो खड़े मिलते हैं और आपका ही साथ देंगे। वो यदि आप उनकी कभी मदद करेंगे किसी संस्था के द्वारा तो वो आगे चल के आपको ही एक बेनिफिट होगा, लोकप्रियता बढ़ेगी। और आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो जब भी आप किसी काम को करेंगे तो आप एक मजबूती के साथ और मजबूत होते जाएंगे। तो ये हमारा है कि यदि आप एक NGO बनाते हैं तो आपको किस प्रकार से फ़ायदा हो सकता है और आप किस प्रकार से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, जितना मुझसे बना मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। और किसी प्रकार की कोई जानकारी रह गई हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसके लिए भी पूरा करेंगे, उसका जवाब देंगे। क्योंकि क्या है कि मैं वीडियो कम बनाता हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो भी हमने प्रेजेंटेशन बनाया है मतलब उसमें एकदम हर एक पॉइंट हैं जो समझाना चाहिए था मुझे, जो बताना चाहिए था, जो जानकारी लोगों को ज़रूरत होती है। तो चूँकि मैंने इस प्रकार से उसको बनाया है। और आप यदि अपने NGO को या बनाना चाहते हैं या आप NGO को अपने ग्राउंड लेवल पर उतारना चाहते हैं तो मैं आपके लिए हर एक टॉपिक पर बात करूंगा, किस प्रकार से क्या करें। तो बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हर एक चीज़ की जानकारी आपको बड़े ही आसानी से मिलती रहेगी। क्योंकि मेरा NGO है तो मैंने किस प्रकार से क्या किया तो मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों नमस्कार। वीडियो ज़्यादा न लंबा करती होगी, हम विदा चाहते हैं।